आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियों की भी है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी लालबाग के राजा का पंडाल बनाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। ये पंडाल बुराड़ी में पिछले 10 वर्षों से बन रहा है। यहाँ खास बात ये है कि जैसी मूर्ति लालबाग के राजा की होती है और जैसा उनका श्रृंगार होता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी बापा को सजाया जाता है। उनका श्रृंगार, उनके आभूषण, उनकी मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार एक ही हैं। यानी जो मुंबई के लालबाग के राजा को बनाते हैं, वही दिल्ली के लालबाग के राजा का भी श्रृंगार करते हैं। ये आयोजन 7 सितम्बर को शुरू हुआ है और 16 सितम्बर तक चलेगा। इसमें रोजाना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। यहाँ बुधवार तक बाबा बागेश्वर की कथा होगी। फिर गुरुवार से 16 तारीख तक वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य भी गणपति के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दावा है कि यहाँ 5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। हमने दिल्ली की जनता के लिए मुंबई से दिल्ली गणपति को लाने का कार्यक्रम बनाया और 2015 में बहुत भव्य पंडाल लगाया और आज तक वही करते आ रहे हैं। बुधवार को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर बरसाना में भी भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ के राधा रानी मंदिर और आसपास के इलाकों को काफी सजाया गया है। राधा अष्टमी को लेकर पहले ही मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने लगे हैं। कहते हैं कि बरसाने में आनंद छायो और हमारी लाली को जन्मदिन आयो के बजत बधाई प्रगटी श्री श्यामा सुखदाई आई रसिकन की प्राणाधार बधाई बाज रही राधा रानी को भयो अवतार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में गुजरात के एक दानदाता ने एक खास चीज दान की। दरअसल इसी साल होली के दौरान वहां आग लगने का एक मामला सामने आया था। ऐसे में महाकाल के एक भक्त ने मंदिर के गर्भगृह के पास ऑटोमेटिक फायर सिस्टम लगवाया है। इससे आग लगने या फिर टेम्परेचर एक तय सीमा से ज्यादा होने पर आधुनिक सिस्टम के ऑटोमेटिक सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और सायरन बजने लगेंगे। यानी इस तरह इस सिस्टम की मदद से आग बुझाने में मदद मिलेगी। इस सिस्टम को लेकर पुजारियों और कर्मचारियों को भी खास ट्रेनिंग दी गई है। एक नया आधुनिक यंत्र संयंत्र या फायर फाइटिंग सिस्टम वहां स्थापित किया गया है गर्भगृह में। उसमें ये विशेषता है कि उसके लिए जिस तरह से मैनुअल हम सारे सिस्टम ऑपरेट करते हैं, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। एक विशेष टेम्परेचर के बाद यदि टेम्परेचर बढ़ा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फायर फाइटिंग का काम करेगा और टेम्परेचर को डाउन कर लेगा। दावा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल्ली के निजामुद्दीन जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस की छत से पानी टपकने का मामला सामने आया। फिर इसकी सूचना के बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच की गई। हालांकि बताया गया कि तब तक पानी टपकना बंद हो गया था। ऐसे में इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। 22-181 के बारे में सूचना मिली तो उसको झांसी में अटेंड कराया गया। जब झांसी में स्टाफ द्वारा अटेंड किया गया तो पानी नहीं टपक रहा था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में नष्ट की जा रही शराब को लूटने का वीडियो सामने आया। दरअसल पुलिस ने यहां अलग अलग जगहों से ये 50 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की थी। ऐसे में जब उसे नष्ट किया जा रहा था तो कुछ लोग वहां पहुंच गए और इन बॉटल्स को लूटने लगे। इस दौरान कुछ पुलिस वाले इन लोगों को रोकते भी नजर आए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर यूट्यूब देखकर सर्जरी करने वाले फर्जी डॉक्टर से जुड़ी। बिहार के सारण जिले में एक ऐसे ही डॉक्टर पर यूट्यूब देखकर एक लड़के का इलाज करने का आरोप लगा है। यूट्यूब वाले इस डॉक्टर की लापरवाही से लड़के की जान चली गई। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टरों की संस्था आईएमए की नजर ऐसे झोला छापों पर क्यों नहीं पड़ती। आखिर कैसे गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक झोला छाप डॉक्टर फैलते जा रहे हैं और आम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जानलेवा झोला छाप डॉक्टर्स और क्लिनिक से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये
तस्वीर बिहार के सारण के श्री गणपति सेवा सदन झोला छाप क्लिनिक की है। इसका दावा है कि यहाँ पर सभी प्रकार के मरीजों का इलाज होता है और ये दावा झोला छाप तथा कथित डॉक्टर अजीत कुमार पुरी का है। आरोप है कि सारण के मंढौरा में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंचे लड़के की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। बताया जा रहा है कि यहाँ लोगों को फर्जी इलाज करने वाले अजीत पुरी ने पहले YouTube वीडियो पर सर्जरी देखी, फिर उसी YouTube वीडियो के आधार पर उस युवक का ऑपरेशन कर डाला। सर्जरी के बाद जब लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे पटना के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर फरार हो गया और जब ये खबर पुलिस तक पहुंची तो उसने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर एक 15 साल के बच्चे को जो है उसके परिजन लेकर के गए थे गणपति सेवा सदन। ये मोतीराजपुर बाजार गड़खा थाना में पड़ता है। तो वहाँ पर उसने पथरी का ऑपरेशन YouTube के जो प्रावधान है उसको देखते हुए, उसके वीडियो को देखते हुए उसने ऑपरेशन वहाँ पे करना शुरू कर दिया। हालत बिगड़ गई तो उसे पटना लेकर के जाया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अगले दिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पर तत्काल टीम बनाते हुए ASP सदर के नेतृत्व में टीम बना करके इसमें छापामारी की गई है और कल रात उसकी गिरफ्तारी गोपालगंज से कर ली गई है। जो फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार गिरी है उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना शुक्रवार की देर रात गरखा थाना क्षेत्र के धर्मबागी बाजार के गणपति सेवा सदन की है। मृतक युवक 15 साल का गोलू मंढौरा थाना क्षेत्र के भुआलपुर गांव का रहने वाला था। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि बच्चे को गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक टीम बना करके ऐसे सभी फर्जी जो संस्थान चल रहे हैं, जो ग्रामीणों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस तरह की शिकायतें आती हैं, उस पे जो है एक टीम बना करके सभी का सर्वेक्षण किया जा रहा है और जितने भी इस तरह के लोग हैं इनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। फर्जी इलाज से गोलू नाम के जिस युवक की जान गई, उसके परिवार वालों का आरोप है कि वो अपने बच्चे को पेट में दर्द के बाद इलाज के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन फर्जी क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने उसे एडमिट कर लिया और जबरन ऑपरेशन कर दिया। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि ये झोला छाप डॉक्टर मोबाइल पर YouTube देखकर ऑपरेशन कर रहा था। इस दौरान डॉक्टर ने मृतक के पिता को कंपाउंडर के साथ डीजल लाने के लिए भेज दिया था। ओकरा पेट में दर्द उख रहा, हम जाके भर्ती कर देनी। भर्ती कैला के बाद पीत में खून जांच करलन तो मैं कहलन कि थी बा पथल, तो कहलन कि ठीक बा, जोंडिस वोंडिस सब रहलक, दवाई सुई चली तो ठीक हो गल। खूब हम कहन कि लड़का हमारे छोड़ दी, ठीक हो गल बा, जौन चार्ज लगा जौन कर दी। एक बार हमरा के डॉपेट के बेलगा दिलन, फिर दूसरका बार गईनी परिवार के लेके वो बार बेलगा दिलन। फिर एक बाद में सरपंच साहब के जी हम लड़का छोड़वा दी, कहलन ठीक बोल कहे ना छोड़ी लड़का तार बात तो छोड़ दी। फोन करेंगे लड़का ये नीति के नाम के बा पथरी वाला, बोला हाँ हाय। एक बाद में बोला कि ठीक है उसको बैठा दो हमको, तो हम गए नहीं। तुम किधर गया था? हम कहने कि चाचा है हमारा गांव जवार के, उस सरपंच गए थे। तो बोला कि पर भी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं। गांव वालों की माने तो बिहार के सारण का ये फर्जी सेंटर पहले भी कई मौत की वजह बन चुका है। दरअसल आसपास के गांव के लोग यहाँ इलाज के लिए आया जाया करते हैं। गणपति सेवा सदन के नाम से चल रहे इस फर्जी क्लिनिक को चलाने वाला अजीत पुरी ये दावा भी करता है कि वो सभी तरह के मरीजों का इलाज कर सकता है। अजीत पुरी महज 12वीं पास बताया जा रहा है। उसको जानने वाले बताते हैं कि वो 2 साल कंपाउंडर का काम भी कर चुका है, लेकिन YouTube वीडियो देखकर सर्जरी और इलाज के वीडियो देखकर उसे खुद का क्लिनिक खोलने का ख्याल आ गया। ये देख के बहुत डर लगता है कि ऐसा भी लोग हैं वो जो सर्जरी कर रहा है और उनका पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं है एंड क्वालिफाइड डिग्री को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो चेक करने वाला भी नहीं है और ये डे टू डे बेसिस में हो रहा है। तो पेशेंट के पास क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं या पेशेंट को कैसा एडवर्टाइज कर रहे हैं लोग कि वहाँ जाके सर्जरी कर रहा है। सर्जरी ऐसा छोटे बात नहीं है कि कोई दवाई ले लिया या ऑन द काउंटर टैबलेट्स जैसा कुछ ले लिया, तो उसके लिए एक डिग्री होना चाहिए। उसके लिए एक सर्जन जब ऑपरेट कर रहे हैं, किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो उनके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इस मामले में पुलिस ने आरोपी झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। लेकिन बिना डिग्री ये फर्जी डॉक्टर हमारे बीच कैसे महामारी की तरह फैलते जा रहे हैं, इसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले भी सामने आई थी। बिहार का ये वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि झोला छाप डॉक्टर्स में फर्जी इलाज को लेकर न किसी का डर है और न ही किसी तरह की शर्म है। क्या काम करते हैं आप? आसान हम प्रैक्टिशनर है। हाँ? एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी।
डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। पर ये तो गैर कानूनी है। हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। जड़ी बूटी का काम करते हैं। अच्छा, उनको बोलने दीजिए। अच्छा, हाँ। तो आपने ये काम कैसे शुरू किया? मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और हाँ। सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। यहीं गांव में क्लिनिक खोल रखा? हाँ गांव में। अच्छा, तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया? नहीं, देखिए 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल, फेनार्गन। दिक्कत केवल इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स की ही नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर झोला छाप इलाज का लंबा चौड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। हेल्दी रहने के नुस्खों से लेकर छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के दावे वाली रील्स हमारे सामने से रोज गुजरती हैं। व्हाट्सएप पर भी छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की लापरवाह सलाह भी मुफ्त में मौजूद है। बिहार के सारण में जिस झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की जान गई है, उसने भी यूट्यूब वीडियो देखकर ही सर्जरी का अधकचरा ज्ञान हासिल किया था। जैसा हमें ही या किसी को फैमिली मेंबर से किसी को लैसरेशन या कट्स हो गया, हमें ये कोई फर्स्ट टाइम कोई भी उसको सूचर कर रहा है तो उनको ही इतना नर्वसनेस होता है। पर सोचो इस डॉक्टर को जो भी बोल रहा था, उसने ऑपरेट कर रहे हैं यूट्यूब देख के, उसका तो डर होना चाहिए। वो एनेस्थीसिया देने के बाद ऐसा ऑपरेट कर रहा है तो ये तो हमें और उसको भी डर आने का चीज होता है। फिर भी ऐसा कर रहे हैं तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, ये तो आदत हो गया होगा और ऐसा बहुत सारे लोग होगा जिसके वजह से ये कॉमन लग रहा है उनका, लोगों को भी उधर। देश में फर्जी और झोला छाप डॉक्टरों का ये केस नया नहीं है। इस तरह के मामले ज्यादातर ऐसे इलाकों में देखने को मिलते हैं जहां का हेल्थ सिस्टम लचर है। ऐसे में सवाल है कि इलाज और दवाइयों जैसी संवेदनशील चीजों को लेकर सोशल मीडिया इस कदर असंवेदनशील क्यों है? क्यों ऐसे जानलेवा कंटेंट आसानी से यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी मौजूद हैं? ऐसे में जरूरी है कि जानलेवा झोला छाप डॉक्टर्स और क्लिनिक से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सारण से आलोक कुमार जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर साजिश की आशंका। ये सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। दरअसल बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई थी और अब राष्ट्रपति की तरफ से इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, कई फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजधानी में केजरीवाल सरकार को गलत तरीके से हटाने की साजिश रच रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि वो अभी भी चुनाव के लिए तैयार है। कानपुर के बाद अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर साजिश की आशंका जताई गई। दरअसल वहां 2 सीमेंट ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ। इसकी जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। कहा जा रहा है कि वहां 2 जगह करीब 70 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। गनीमत ये रही कि मालगाड़ी सीमेंट ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अब भी कई डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे। जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के कुछ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को काम पर लौटने के निर्देश दिए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वो इस दौरान ट्रैक्टर पर नजर आए। इस बीच बीजेपी ने चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। उधर आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने की बात से यू टर्न ले लिया। अब वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कन्हैया मित्तल ने जो राम को लाए हैं वाला मशहूर भजन गाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने पहले कहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद मनोज तिवारी समेत कुछ बीजेपी नेता उनसे मिले। ऐसे में कन्हैया मित्तल ने कहा कि वो अपने शब्द वापस लेते हैं। हाल ही में चर्चा थी कि वो पंचकूला सीट से बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते इंजीनियर राशिद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। उन्हें 2 अक्टूबर तक ये जमानत विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए दी गई है। इंजीनियर राशिद को टेरर फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र के गोंदिया में बाढ़ के बीच एक डीजल टैंकर के नदी में बहने का वीडियो सामने आया। बताया गया कि वाघ नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा था, तो भी ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को वहां से ले जाने की कोशिश की। इसके बाद ये टैंकर पानी में बह गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। मध्य प्रदेश की सिवनी में भारी बारिश हुई, जिससे काफी पानी सड़कों के साथ साथ मकानों में भी भर गया। वहां इतनी बारिश हुई कि लोगों की कमर तक पानी आ गया। ऐसे में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार वराह की जयंती के मौके पर पश्चिमी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में खास आयोजन हुए। इस दौरान अलग अलग हिंदुवादी संगठनों ने विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया। इसके साथ ही कई हिस्सों में वराह अवतार की शोभा यात्रा भी निकाली गयी। चलिए खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने कई सारे बयान दिए, लेकिन उनके सिख वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। उन्होंने अमेरिका में कहा कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता है, और ऐसा सभी धर्मों के साथ है। अब राहुल के सिख वाले बयान पर महाभारत छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को सिख दंगों की याद दिला रही है, तो कांग्रेस हिजाब विवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. सिखों पर विदेश में राहुल के बयान से देश में सियासी उबाल आ गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सामने लोग बैठे थे, जो नाम पूछते हैं, फिर बता कौन है, फिर आपका वो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है? हमारे रिलीजन गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटी छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, क्या बोल रहे हैं? पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है। बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें?
राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के करीब भी नहीं पहुंच पाती। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि चुनाव की पूरी डिजाइन बीजेपी के मुताबिक तैयार की गई थी। चुनाव स्वतंत्र नहीं था बल्कि पूरी तरह कंट्रोल्ड चुनाव था। Really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल के विदेश में दिए बयान को बीजेपी ने देश में मुद्दा बना दिया, नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। पलटवार कांग्रेस ने भी किया। आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज भी यदि मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आरएसएस, बीजेपी दोनों मिलके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद फैला रहा है। इसमें जो राहुल गांधी ने कहा है वो यथार्थ है, सच्चाई है। एक चीज समझ ले लो, भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनके बयानों से कुछ न कुछ विवाद जरूर होता है। अब तक वो कांग्रेस के सांसद के तौर पर विदेश जाते थे, पर इस बार पहली बार वो विपक्ष की आवाज के तौर पर सुनी जा रही हैं। इसलिए उनकी जवाबदेही भी पहले से ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार राहुल ने जो भी कहा उस पर सियासत में भूचाल कुछ ज्यादा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तक पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 362 अंक चढ़कर 81,921 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही और ये 105 अंक बढ़कर 25,041 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज की गई। सोना 600 रुपए महंगा हो गया और अब राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,100 रुपए हो गई। इसके साथ ही चांदी भी 700 रुपए महंगी हो गई और अब राजधानी में 1 किलो चांदी की कीमत 84,500 रुपए हो गई। चीन पर लिथियम आयन बैटरी की निर्भरता को कम करने की तैयारी चल रही है। देश की 5 कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए खुद लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अनुमान जताया जा रहा है कि भारत जल्द ही लिथियम आयन बैटरी का निर्यात भी शुरू कर देगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 64वें सम्मेलन में दी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी साफ हवा की, क्योंकि देश के 131 शहरों में से 95 शहरों की हवा की गुणवत्ता में पहले की तुलना में काफी हद तक सुधार हुआ है, जबकि 21 शहरों में PM10 पर 2 साल पहले ही टारगेट पूरा कर लिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कई शहरों में वायु प्रदूषण में कमी की बात कही गई है। पिछले कुछ सालों में सरकार की ओर से वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि देश के 21 शहरों में कुछ हद तक वायु प्रदूषण पर लगाम लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि देश के 131 शहरों में से 95 शहरों की वायु गुणवत्ता में पहले की तुलना में काफी हद तक सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के मुकाबले 2023-24 में देश के 21 शहरों में वायु प्रदूषण में 40% तक गिरावट हुई है।
ग्रेटर मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, धनबाद, देहरादून, त्रिची, आगरा समेत कई ऐसे शहर हैं जहां 40% तक वायु प्रदूषण में कमी आई है, जबकि गाजियाबाद और कोलकाता समेत 14 शहरों में 30 से 40% प्रदूषण कम हुआ है। वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु और नोएडा समेत 16 शहरों में 20 से 30% तक गिरावट आई है। हालांकि इस सूची में दिल्ली नीचे है, क्योंकि यहाँ मामूली गिरावट लगभग 10 से 20% के बीच हुई है। जो अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है उसमें इस साल 3 लाख से 10 लाख के मध्य वाली कैटेगरी में नोएडा की रैंकिंग 6 है और हमारे जो पॉइंट्स हैं 187.8 है जो रैंकिंग में पॉइंट्स कैलकुलेट किए। लास्ट ईयर हमारी इसी सर्वेक्षण में रैंकिंग 24 थी और पॉइंट्स हमारे 130 थे। और जो आप प्रेडिक्शन की बात करें 20-30% वो है 2017 एज अ बेस ईयर मानते हुए। तो अगर आप देखें 2017 और 2024 के बीच में बहुत से मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से यहाँ पे चल रहे थे। काफी एरिया अंडर डेवलपमेंट था नोएडा का, जो आज की डेट में पूर्ण रूप से बच चुका है। दरअसल केंद्र सरकार ने हवा की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य देश के कई शहरों और महानगरों में 2025-26 तक PM10 के स्तर को 40% तक लाना था, लेकिन इस लक्ष्य को 2 साल पहले ही पूरा कर लिया गया। PM10 पर लगाम बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हवा में फैले एक छोटे कण होते हैं जिनको आंखों से देखना मुमकिन नहीं है, बल्कि ये सांस के जरिए सीधे फेफड़ों पर असर करते हैं। फिलहाल वायु प्रदूषण में घुले PM10 के खतरे को 21 शहरों में कुछ हद तक कम कर लिया गया है। इस लिस्ट में NCR में नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से बेहतर हैं। हालांकि अगर हम 2017 से तुलना करें तो उस वक्त नोएडा में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे जो कि पोल्यूशन का एक बड़ा कारण थे। फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स की संख्या कम हुई है, साथ ही साथ सड़कें भी बेहतर हुई हैं। कुल मिलाकर नोएडा और गाजियाबाद के लिए ये छोटी सी गुड न्यूज़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन दिल्ली NCR की सभी अथॉरिटीज़ को लगातार वो सारे प्रयास तेज करने पड़ेंगे जिनकी वजह से ये छोटी सी सफलता मिली है। और उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में इन प्रयासों से ये सफलता और बड़ी हो जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के जाने माने उद्योगपति और इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की, जो कि अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान कोचिंग क्लास को लेकर बड़ी बात कही है। नारायण मूर्ति ने कोचिंग क्लास की आलोचना करते हुए कहा कि वो इसमें विश्वास नहीं रखते। उन्होंने ये कहा कि कोचिंग क्लास बच्चों को परीक्षा पास करवाने का गलत तरीका है। यही नहीं, IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने के लिए कोचिंग की जरूरत पर सवाल पूछे जाने पर भी उन्होंने अपनी स्पष्ट राय रखी। नारायण मूर्ति ने कहा कि ज्यादातर वही लोग कोचिंग क्लास में जाते हैं जो स्कूल में टीचर को ध्यान से नहीं सुनते, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो कि कोचिंग सेंटर का विकल्प चुनते हैं, जो घर में अपने बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं दे पाते। नारायण मूर्ति ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा अवलोकन, विश्लेषण और परिकल्पना परीक्षण कौशल पर केंद्रित होनी चाहिए, जो कि वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य यह सीखना है कि कैसे सीखा जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रटने के बजाय समझ और आलोचनात्मक सोच बच्चे की शिक्षा की नींव होनी चाहिए। इससे पहले टीच फॉर इंडिया लीडर्स वीक में एक 12 साल के बच्चे ने नारायण मूर्ति से पूछा था कि वो उनके जैसा कैसे बन सकता है। बच्चे के इस सवाल पर नारायण मूर्ति ने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे बने, मैं चाहता हूं कि आप देश की भलाई के लिए मुझसे बेहतर बने। इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनी खड़े करने वाले नारायण मूर्ति के कोचिंग को लेकर दिए बयान पर हर घर में चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हमने कोचिंग सिटी कहे जाने वाले कोटा में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। भी नहीं है कि कोचिंग के माध्यम कोचिंग इस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हम 12th लेवल पे पढ़ते हैं स्कूल में आधे से ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए हमें कोचिंग का माध्यम का यूज लेना पड़ता है। अगर हम कोचिंग नहीं जाएंगे तो हमारा वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसी वजह से हम गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी 99% परसेंटाइल बनी थी 2019 में, उसने भी आके कोटा क्षेत्र में अपने राजीव गांधी नगर में एलन से कोचिंग करी है 2 साल की। उसके बाद उसको अब जाके MBBS कॉलेज मिला है उदयपुर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टॉपर होने के वजह से कोचिंग करने का कोई इससे लेना देना नहीं है। कोचिंग एक माध्यम होता है, जो कंसेप्ट हमारे जो स्कूल में क्लियर नहीं हो पाते उसको क्लियर करने के लिए हमें कोचिंग करनी पड़ती है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है,
जो स्कूल का जो लेवल होता है पढ़ाई का, वो काफ़ी कह सकते हैं लो लेवल होता है। जो CBSE बोर्ड्स के जो पेपर्स होते हैं ना, वो नीट के पेपर के मुकाबले काफ़ी इजी होते हैं, मेरा तो कहना यही है। और जो ये प्रोसेस है, ये जो इंस्टीट्यूट में कराते हैं, वो उससे गुजरना ही पड़ेगा। अगर आपको JEE और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करना है या क्लियर करना है, तो आपको इससे थ्रू जाना ही पड़ेगा। स्कूल से केवल करने से ये नहीं हो सकता। ऐसा भी है सर कि 90% लाने वाले लोग भी कोचिंग से या एलियन से भी पढ़ के निकाल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि स्कूल से निकाल रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल दे रहे हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में भी निकाल दे रहे हैं। अगर बच्चा स्कूल में बढ़िया पढ़ाई करता है तो वो वहाँ से भी नीट क्लियर कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि कोचिंग में ना थोड़ा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और उनको थोड़ा इजी वे में समझाते हैं, तो जो बच्चा स्कूल में नहीं समझ पाता वो इजीली कोचिंग में समझ सकता है। तो इस वजह से कोचिंग गलत नहीं है। गलत तरीके से पास करवाते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बात यह है कि अगर आपका कोई पाथ है, आपको कहीं मंजिल पे पहुंचना है, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और आपको वन डायरेक्शनल चलना पड़ेगा। आप अलग अलग डायरेक्शंस में जाओगे तो आप कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। एक जगह वो कहते नहीं है कि दो नाव पे पैर रखना, तो आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। तो कोचिंग आपको वो रास्ता दिखाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको जाना कहाँ पे है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कोचिंग का, अगर आप सहारा ले रहे हो अपने एग्जाम्स पास करने के लिए। मेरे माँ बाप कमा रहे हैं और वो मेरे लिए हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे कोचिंग के लिए फीस दे रहे हैं, पढ़ने के लिए, मुझे रहने के लिए अच्छे से दे रहे हैं। मुझे अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो दे रहे हैं। मुझे हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मेरे माता पिता का जितना उनकी तरफ से हो सकता है योगदान वो कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा कमाते हैं, अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं, तो मैं तो उनके लिए भी बहुत खुश रहती हूँ। इसमें मेरे माँ बाप का कोई रोल नहीं आता कि आपको एनवायरनमेंट देना चाहिए। अब क्या करे इंसान, अब वो कमा के आ रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, फिर वहाँ वो अपने बच्चों को बैठाएं अपने सामने कि हाँ पढ़ो। बच्चों लोग को भी थोड़ा ये चीज़ समझना चाहिए कि उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना फ्यूचर और ये इस चीज़ पर ध्यान देने की और बनाने की। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।